नमस्कार विद्यार्थियों। संकल्प क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मित्रों, बीएसटीसी 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है और आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत के साथ इस पेपर को आपने दिया है। और इस परीक्षा से पूर्व में आपके लिए आपका संस्थान एक शिक्षण अभिरुचि से संबंधित पुस्तक लेकर के आया था। बहुत कम समय में आप लोगों ने सक्रियता दिखाते हुए संस्थान पर भरोसा जताया और उस पुस्तक को आपने पढ़ने का प्रयास किया। हमने बार बार इस चीज़ पर फोकस किया था कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और जैसे ही प्रश्न पत्र हुआ तो प्रश्न पत्र होने के बाद हमने उसका वापस विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद मित्रों ये पाया कि जो आपके सामने बुक थी उसमें प्री बीएसटीसी 2025 के 1 जून को जो पेपर हुआ था उसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। 1 जून के पेपर की पहली शिफ्ट की मैं बात करूं तो 50 में से 41 प्रश्न इस पुस्तक से पूछे गए हैं। इस पुस्तक का जो कंटेंट था उस कंटेंट से 41 प्रश्न 50 में से सीधे सीधे पूछे गए हैं। और इसके अलावा भी जो प्रश्न थे वो कहीं न कहीं उसके निकटतम भाषा पर आधारित थे। आइए मित्रों, हम बात करते हैं फटाफट से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया, उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था और अपनी पुस्तक में वो वस्तु, वो सामग्री, वो कंटेंट कौन से पेज पर है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं ये बात करूं जो सीरीज थी हमारे पास में, सी सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। सी सीरीज के अंदर जो 101 नंबर प्रश्न था उसमें यह पूछा गया था कि अध्यापक कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार कैसा होगा। तो देखिए इसका जो आंसर बनता है वो निष्पक्ष व्यवहार को लेकर के बनता है। पुस्तक के पेज संख्या 180 की मैं बात करूं तो वहां ये लिखा गया था कि अनुशासनहीनता उन शिक्षकों के कारण हो सकती है जो अपने शिक्षण और कक्षा प्रबंधन में कुछ छात्रों का पक्ष लेते हैं। तो प्रश्न में ये पूछा गया था कि कक्षा में अनुशासन स्थापित करना है तो व्यवहार कैसा होना चाहिए, व्यवहार क्या रहना चाहिए उसके अंदर, निष्पक्ष व्यवहार की हम इसमें क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये यहां से सीधा पूछा गया था। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, 102 नंबर जो प्रश्न था उसमें पूछा था आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता को कौन सा कार्य दर्शाता है। तो इसका हम बात करें तो पेज नंबर 171 पर हम जाएंगे तो वहां ये लिखा है कि समावेशी कक्षा की जो बात थी, समावेशी कक्षाएं समान कक्षाएं हैं जहां छात्रों को स्वीकार किया जाता है कि कौन है और उनकी क्या व्यक्तिगत जरूरतें हैं। इसी में आगे हम जब देखते हैं तो इसमें लिखा है उन्हें सफलता प्राप्त करने और अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए आवश्यक उपकरण, शर्त और सहायताएं प्रदान की जाती है। और यहाँ भी हमने क्या लिखा है, उन्हें अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए जाते हैं। तो ये बात यहाँ थी, आवश्यक उपकरण, संसाधन और शर्तें। चलिए तीसरे प्रश्न की मैं बात करूं। तीसरा प्रश्न था कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है। तो ये नेतृत्व का परिवर्तनकारी जो सिद्धांत था पुस्तक के 45 नंबर पेज पर ये दिया गया था। और उसमें ऑप्शन जो आप देखिए, ऑप्शन में ये लिखा था कि छात्रों को उनकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ ये लिखा है स्वयं के ये लिखा है अनुयायियों को संगठन की बेहतरी के लिए अपने स्वयं के हितों को पार करने के लिए, यानी हितों से भी आगे जाने के लिए क्या करता है, तो ये लिखा है अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं। अगला प्रश्न है 104 नंबर, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। ये पुस्तक के पहले ही पेज पर एक मर्फी की परिभाषा दी गई थी। वहां लिखा है अधिगम क्या है, व्यवहार और दृष्टिकोण का परिमार्जन है। क्या माना गया, परिमार्जन की बात की गई। तो ये चीज इसमें आपको यहां क्लियर दिखेगी कि मर्फी के अनुसार अधिगम, व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का क्या है, परिमार्जन है। और यहां भी क्या पूछा गया था, व्यवहार का परिमार्जन था। अगले प्रश्न की बात करूं, 105 नंबर जो प्रश्न था, शिक्षक के लिए छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो यहां लिखा है बहु समाधान वाले खुले प्रश्न। पुस्तक के पेज संख्या 170 पर हम जाएंगे तो वहां भी लिखा है खुले विचारों वाले प्रश्न पूछकर एक दूसरे से प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करके जांच को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात यहां स्पष्ट थी। फिर हम बात करें 106 नंबर प्रश्न की तो लिखा है कक्ष की रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का अच्छा तरीका कौन सा है। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, पेज नंबर 77 की बात करेंगे हम किताब की। तो किताब के पेज नंबर 77 पर जिसके बारे में लिखा है मस्तिष्क उद्वेलन या ब्रेन स्टॉर्मिंग लिखा है। और इसके बारे में क्या लिखा गया है, इसके बारे में ये कहा गया
इसके बारे में क्या था, विद्यार्थी में सृजनात्मकता के विकास में प्रयुक्त की जाने वाली ये विधि है। और यह पूछा गया था रचनात्मकता को बढ़ावा देने का तरीका क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। अगले प्रश्न की बात करूं, परीक्षार्थियों के समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूलों में क्यों लागू किए जाने चाहिए। 107 नंबर प्रश्न था। यहां लिखा है परिणाम से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम की हम बात करते हैं। पेज नंबर 87 की हम बात करेंगे। तो 87 में ये लिखा गया है, इसमें देखिए फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं और फीडबैक से शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ, अन्य जो हितधारक है उन सबको प्रयोग किया जाता है। फिर ये भी लिखा है कि फीडबैक का उपयोग करके शिक्षण विधियों में और अन्य कार्यों में सुधार किया जा सकता है। तो ये फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण का कार्य करवाया जा सकता है। ये पेज नंबर 87 की बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए पाठ के दौरान एक छात्र अपरंपरागत विचारों से शिक्षक की कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो देखिए 173 नंबर पर क्या लिखा है, किसी छात्र का प्रश्न आपको असहज करता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको समय निकाल करके उस पर चिंतन करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। तो ये चीज यहां लिखी है, संभावित क्षमताओं की जांच करना और उसको आगे के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। फिर बात करें 111 नंबर प्रश्न की, जिसमें लिखा है विविध अधिगम गति वाली कक्षा को पढ़ाने का सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो इसका देखिए सभी छात्रों को व्यस्त रखना। पेज नंबर 175 की बात करूं तो वहीं लिखा है छात्रों की व्यस्तता, और ये लिखा है कि कक्षा के प्रभावी प्रबंधन के कई तत्व हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र पूरे सीखने के माहौल में शामिल हो। और एक अच्छी प्रबंधित कक्षा का गुण यह है कि छात्रों को सीखने के पाठ्यक्रम में हर समय बांध करके रखा जाए। और यहां जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वही मित्रों बात ये थी कि सभी छात्रों को प्रगति में रखना और व्यस्त रखना, ये बड़ी बात होती है। चलिए अगला जो प्रश्न था, एक विद्यार्थी, जो 112 नंबर प्रश्न है, एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत अधिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे, आप उसकी प्रशंसा करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। अब देखिए ये चीज यहां लिखी है, छात्रों को शिक्षक को एक दूसरे के साथ संवाद में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विचारशील खुले विचार वाले प्रश्न पूछकर एक दूसरे के प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। पेज नंबर 170 पर यह चीज क्लियरली दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हम्म 112 नंबर 113 नंबर प्रश्न की मैं बात करूं। अगला जो प्रश्न था 113 नंबर, कक्षा में दो तरफा संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा है। तो देखिए हमने यहां लिखा है चर्चाओं के दौरान छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना, यही बात अभिप्रेरणा में लिखी है। पेज नंबर 96 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हमने लिखा अभिप्रेरणा का अभिप्राय चलन प्रभाव से होता है, व्यक्तियों को कार्य करने और अनुकृत करने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। जब चर्चाएं होती है तो बच्चों को क्या किया जाता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये बात पूछी गई थी। 113 नंबर का प्रश्न था और इसका जो 96 है ये किताब के जो पेज संख्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं। अगला जो प्रश्न था 114 नंबर प्रश्न में था, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब ये होती है किस पर, विद्यार्थी केंद्रित है। तो यहाँ ये लिखा है कि वर्तमान की शिक्षा बाल केंद्रित है और इसलिए अधिगम में बालकों की सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी बात यह भी रखी है शिक्षण व प्रक्रिया जो छात्रों को आवश्यक वातावरण समुचित निर्देश प्रदान करके वांछित परिवर्तन का प्रयास करती है। शिक्षण एक सउद्देश्य प्रक्रिया है, बालकों में व्यवहारगत परिवर्तन इसके द्वारा लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सार्थक कब होगी, जो पूरी तरीके से बालकों पर केंद्रित रहेगी। अगला जो प्रश्न था शिक्षकों की व्यवसायिक भूमिका के संबंध में था। तो देखिए शिक्षक की व्यवसायिक भूमिका में जवाबदेही को सबसे अच्छा कौन सा कार्य बता सकता है। तो ये लिखा है कि नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं और चिंतन तथा समायोजन करना। पेज नंबर 112 पर हम जाएंगे तो वहां ये चीज लिखी है विवेचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता की पहल, स्वयं निर्माण कार्य को विकसित किया जाता है और अधिगम की कार्य में सम्मिलित अन्य संसाधन और विद्यार्थियों के प्रयासों को समन्वय और समृद्धि में सहायताएं करनी चाहिए। ये जो बातें हैं 116 नंबर प्रश्न की मैं बात करूं तो इसमें था कि कौन सा शिक्षक की व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 112 का जो 116 जो प्रश्न था,
सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नई शिक्षण रणनीतियों की तलाश करना। तो ये बात 112 नंबर पेज पर जाएंगे तो वहां लिखा है कि शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण अधिगम रणनीतियों, विधि, सुविधाएं, शिक्षण सामग्री आदि की पहचान और उसका उपयोग करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं। एक 117 नंबर प्रश्न जो था, प्रश्न ये था, एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती करता है, शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? गलती को स्वीकार करना और इसे सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना। 186 नंबर पुस्तक के पेज की हम बात करेंगे तो वहां लिखा है अपनी प्रक्रियाओं को अच्छी तरीके से सिखाएं। केवल अच्छी प्रक्रियाओं के बारे में सीखना ही काफी नहीं है, आपको उन्हें अपने छात्रों को पढ़ाना होगा। पढ़ाने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझाएं, उसके साथ इसका अभ्यास करें। गलत तरीके से किए गए किसी भी हिस्से को ठीक करें और जब तक उनके पास ये सही नहीं हो जाए तब तक प्रक्रियाओं को क्या करें, फिर से दोहराते रहे। तो ये बात यहां की गई थी। फिर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 118 की। 118 नंबर जो प्रश्न था उसमें यह पूछा गया था, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, इस कथन से क्या है आप पूर्णतः सहमत हैं? तो देखिए यहां हमने लिखा है कि समावेशी कक्षाएं समान कक्षाएं जब छात्रों को स्वीकार किया जाता है कि कौन है और उनकी व्यक्तिगत जरूरतें क्या है, एक समान तरीके से इनके साथ व्यवहार नहीं होता बल्कि प्रत्येक व्यक्तिगत छात्र की जरूरत और हितों को पूरा किया जाता है। सफलता प्राप्त करना, अपनी क्षमताओं तक पहुंचाना, आवश्यक उपकरण, शर्त और सहायताएं प्रदान करना, ये जो चीजें हैं ये इस कथन को क्या करती है, पुष्ट करती है। 119 नंबर की मैं बात करूं, विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागिता कैसे संभव है, ये 36 नंबर पेज पर डिस्कस जो वार्तालाप है या परिचर्चा कहे, इसको डिस्कशन मेथड कहा जाता है। और डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि इस विधि में छात्र और अध्यापक एक दूसरे के साथ आपसी संवाद के माध्यम से विचार मंथन करते हैं। छात्र पूरी तरीके से इसमें क्या रहते हैं, पूरी तरीके से उनको स्वतंत्रता इसमें दे दी जाती है। तो ये सहभागिता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे अगले प्रश्न की जो मैं बात कर रहा था उसमें यह था 120 नंबर जो प्रश्न है, 120 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था, ये 120 नंबर जो प्रश्न है, एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई देती है, संबोधित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? तो उसमें हमने पेज नंबर 87 की चर्चा की। वहां लिखा है सतत आकलन अध्यापक के अध्यापन क्रिया के दौरान अवलोकन और अन्य उपकरणों की सहायता से कर सकते हैं। फीडबैक से वो अपनी शिक्षण विधि में सुधार करना चाहिए और यहां हमने लिखा है अपनी विधियों में सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 121 नंबर था, शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या है? तो छात्रों की भावात्मक और सामाजिक जरूरतों को, तो ये चीज हमने यहां लिखी है, छात्र की प्रेरणा न केवल विषय वस्तु से बौद्धिक रुचि उत्पन्न करती है, शिक्षक के संकेतों से भी होती है। व्यवहार और भावनात्मक श्रृंगार को आकर्षित किया जाता है। 176 नंबर पेज पर इस चीज को दे रखा है। तो मित्रों इस प्रकार से जो प्रश्न है वो निरंतर इसी बुक से पूछे जा रहे हैं, अच्छे प्रश्न जो पूछे गए थे। बात करें हम अगले प्रश्न की, 122 नंबर जो प्रश्न था, तो इस प्रश्न के अंदर भी आप देखिए ये किताब के 179 नंबर पेज से लिया गया था, 123वां 36 नंबर पेज से लिया गया है। सामने स्क्रीनशॉट है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। फिर 124वें की बात करूं तो ये 221 नंबर पेज से लिया गया था। इसी प्रकार बात करूं मैं 125 नंबर की, तो 125 नंबर जो प्रश्न था वो 174 नंबर पेज से लिया गया था, जहां किसके बारे में बात की गई थी? बात की गई थी कक्षा में सांस्कृतिक विविधता की, और ये बात यहां लिखी है बहुसंस्कृतिवाद को लेकर के। इसी प्रकार अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला जो प्रश्न है 128 नंबर जो प्रश्न था, ये 128 नंबर प्रश्न जो है जिसमें लिखा है कि सीखने में किसकी भूमिका या प्रभावित नहीं किया जाता, लिंग के द्वारा नहीं होता। ये बात 218 नंबर पेज पर क्लियरली दे रखी है। यहां लिखा है जो लड़के और लड़कियां हैं इसके बारे में चर्चा की जा रही, लैंगिक भूमिका को बढ़ावा देती है, कुछ रूढ़िवादिता की बातें भी की गई है। इस पूरे एसेंस का, पूरे पैराग्राफ का जब हम सार निकालें तो यह आएगा लड़के और लड़कियों का विभाजन प्रारंभिक स्तर और अलग कक्षाओं में नहीं किया जाता। ऐसा करने से लड़के और लड़कियों में सहयोग की और साथ साथ काम करने की भावनाएं नहीं पनपती। ये सारी चीजें, लिंग भेद का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये पेज नंबर 218 की बात थी। अगला जो प्रश्न था 129 नंबर, ये
पुस्तक के 90 नंबर पेज से दिया गया था। सीसीई की चर्चाएं हो रही थी। फिर बात करें 130 नंबर प्रश्न की, तो ये पाठ्य पुस्तक के 105 नंबर पेज से दिया गया था, जहां ये दिया गया था कि एक शिक्षक के व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण कब होगा, जब उदाहरण देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करे। तो यही बात यहां लिखाई भी गई थी कि लिखित संदेश, इसमें ये लिखा गया था कि उदाहरणों का प्रयोग होने के कारण इसमें क्या आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है 131 नंबर, 131 में पूछा गया था प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा में शिक्षक की योग्यता का सबसे अच्छा संकेत क्या है। तो ये 134 नंबर जो पेज है वहां दिया गया है। एक अच्छा संप्रेषक नहीं अधिगम को आसान बनाता है, तकनीकी और प्रविधियों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग करने का प्रयास भी करता है। तो ये लिखा है डिजिटल उपकरणों का क्या करना चाहिए, सहज एकीकरण करना चाहिए। चलिए अगले पेज की मैं बात करूं। अगला जो प्रश्न है 132 नंबर जो प्रश्न था वो 132 नंबर 39 नंबर पेज से पूछा गया था। समूह मनोबल पर आधारित प्रश्न है, उद्देश्य का स्पष्ट होना जरूरी है, ये बात यहां लिखी गई थी। नेतृत्व को इसमें देखिए, नेतृत्व को किसी संगठित समूह की क्रियाकलाप को प्रभावित करने के कार्य के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। लक्ष्य निर्धारण की बात इसके अंदर की जाती है, स्पष्ट उद्देश्य की बात की जाती है। तो इसमें जो भी है वो क्या होना चाहिए, लक्ष्य या उद्देश्य हमेशा स्पष्ट होने चाहिए। पूर्व निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक और उत्साहपूर्वक कार्य इसके अंदर किया जाता है, समूह की भावना इसमें रहती है। 133 नंबर जो प्रश्न था ये 113 नंबर पेज से पूछा गया था। शिक्षण व्यवसाय क्या है। तो शिक्षण व्यवसाय क्या होता है, ये हमेशा एक शिक्षक का उत्तरदायित्व और अधिकार माना जाता है। उत्तरदायित्व और अधिकार, एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है अपने छात्रों के प्रति। इसके बाद में बात करूं 134 नंबर पेज प्रश्न की। 134 नंबर जो प्रश्न था, कक्षा में प्रभावी संचार की मुख्य बाधा क्या है। बिना जांच ये मान लेना कि छात्र समझ गए हैं। तो ये जो चीजें हैं ये 110 नंबर पेज से इसको पूछा गया था। अधीनस्थों के सुझाव की कोई चर्चा इसमें नहीं की गई और बिना सुझाव लिए, बिना सुझाव प्राप्त किए क्या कर लेते हैं, समस्या का हल मान लिया जाता है। 136 नंबर प्रश्न की मैं बात करूं, ये 86 नंबर पेज से आया था। सीसीई का प्रश्न था, सीसीई का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो ये एक विद्यालय आधारित आकलन प्रणाली है और जो आंतरिक स्तर पर क्या करती है, बच्चों के समग्र विकास का, बच्चों के समग्र विकास की जानकारी, तो ये लिखा है कि समग्र विकास का मूल्यांकन करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं। अगला जो प्रश्न है 138 नंबर, ये पुस्तक के पेज संख्या की मैं बात कर रहा हूं, पेज नंबर 83 से पूछा गया था। विद्यार्थियों को खेलों में क्यों भाग लेना चाहिए। बहुत सारे कारण दे रखे हैं। खेलों के सामाजिक मूल्यों की हम बात करेंगे तो यहां लिखा है सहयोग की भावना को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। और यहां भी लिखा है क्या है, सहयोग और अनुशासन की भावना को विकसित करता है। तो ये साफ लिखा है, आज्ञा पालन का और खेल के नियम भावनाएं विकसित होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करूं, 139 नंबर था, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है तो क्या करना चाहिए। ये 219 नंबर पेज की बात थी। तो यहां लिखा है विद्यार्थियों के साथ ही समूह में एक दूसरे को सहयोग और साझा करने की योग्यताएं विकसित होती है और मिले जुले निर्माण कार्य किए जाने चाहिए। क्या करना चाहिए, मिले जुले निर्माण कार्य यानी सहयोग, सामूहिक कार्यों को करवाया जाना चाहिए। 140 नंबर जो प्रश्न था, 140 नंबर, शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना आवश्यक है। पुस्तक के 155 नंबर पेज की मैं बात करूंगा, जहां ये लिखा गया है शिक्षण का छात्रों पर प्रभाव। छात्र शिक्षक का अनुकरण करते हैं और स्वयं को एक आदर्श मॉडल की तरह मानते हैं। तो ये लिखा है कि स्वयं को क्या करते हैं, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, 141 नंबर जो प्रश्न था, 141 नंबर में ये था, आपकी कक्षा में एक छात्र किसी अन्य संस्कृति के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करता है। 173 नंबर पुस्तक का जो पेज है उसको हम देखेंगे तो वहां ये लिखा है यदि सामाजिक मतभेद का उल्लेख करते हैं, उनकी टिप्पणियों की आलोचना या हतोत्साहित नहीं करें बल्कि टिप्पणियों के बारे में उनसे बात करें, उनके पास मौजूद किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दें। हमने लिखा है इसको शांति से संबोधित करें, सम्मान की बात करें, शिक्षित करें और व्यवहार में सुधार का प्रयास करें। 173 नंबर पेज पर यह दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करूं, 143 नंबर जो प्रश्न था, 87 नंबर पेज है पुस्तक का, किसी भी विद्यालय में अभिभावक संघ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार करना। तो ये हमने लिखा है
कि सतत का दैनिक आवर्ती का आकलन में सतत का आशय क्या है वो चीज दे रखी है। शिक्षक विभिन्न तकनीकी उपकरण का प्रयोग करता है ये दे रखा है। और फीडबैक से क्या होता है, शिक्षक के अलावा बच्चों सहित अन्य सभी हितधारक में कौन आ जाते हैं, अभिभावक भी शामिल हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं, 144 नंबर जो प्रश्न है ये पुस्तक के पेज नंबर 22 से लिया गया है। एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक चुनौती क्या है, ये 22 नंबर पेज था। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, ये बात यहां लिखी गई है। विषय सामग्री के निर्माण में बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए, ये बातें यहां प्रस्तुत की गई है। 146 नंबर प्रश्न की बात करूं तो ये CCE का प्रश्न था, पेज नंबर 86 से लिया गया। और इसमें यह कहा गया तो CCE सभी बच्चों के लिए पढ़ना सुनिश्चित करके शिक्षा के अधिकार अधिनियम को क्या करती है, प्रेरित करती है, एक प्रभावशाली साधन के रूप में होती है और बच्चे की प्रगति को समझने में क्या करती है, मदद करती है। तो इससे क्या होगा, बच्चे की निरंतर पढ़ने की भावनाएं प्रेरित होगी। अगले प्रश्न की बात करूं, 147 नंबर जो प्रश्न है, 147 नंबर में यह था कि शिक्षण संस्था में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होगा। यहां लिखा है संगठन में नई शक्ति का उदय होगा। पेज नंबर 56 पर हम जाएंगे तो वहां ये चीज आपको देखने को मिलेगी। वहां हमने ये लिखा है एक नेता को अपने अहम के विस्तार की आंतरिक प्रेरणा को तुष्ट करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन आत्म प्रशंसा का ये लोभ शीघ्र ही हाथ से बाहर निकलने लगता है। एक खतरनाक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति से सीमा से बाहर होने के कई रूप हो सकते हैं। श्रेष्ठता की भावना आ सकती है, दूसरों से उसे काट सकती है, अभिमान पैदा हो सकता है, दिखावे की भावनाएं आ सकती है, अनुयायियों से बहुत खुशामद अपने लिए निष्ठा को प्रेरित करता है, जी हुजूरी वाली। तो यहां लिखा है चाटुकारों का एक नया दल तैयार कर सकता है, एक नया दल तैयार हो सकता है, यही लिखा है कि एक नई शक्ति का उदय हो सकता है। 148 नंबर जो प्रश्न है ये 173 नंबर पेज से पूछा गया था। सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच संघर्ष को शिक्षक को कैसे संभालना चाहिए, निष्पक्षता के साथ मध्यस्थता करना, ये चीज हमने यहां लिखी। एक यदि बच्चे सामाजिक मतभेद का उल्लेख करते हैं तो उनकी टिप्पणियों की आलोचना या हतोत्साहित नहीं करें, बल्कि टिप्पणियों के बारे में उनसे बात करें, उनके पास मौजूद प्रश्नों का उत्तर दें। निष्पक्ष समावेशी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, निष्पक्ष और समावेशी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और 150वां जो प्रश्न था, आपके विचार में शिक्षक महान होते हैं जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं, ये बात यहां लिखी है। पेज नंबर 45 और 46 की हम बात करेंगे तो उस पर भी ये चीज लिखी है स्पष्ट रूप से। तो मित्रों ये था BSTC फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जहां 41 प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। टोटल ऑल ओवर की मैं बात करूं तो ऑल ओवर जो प्रश्न थे अपने पास, ऑल ओवर की जो मैं बात कर रहा था, अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 41 प्रश्न पूछे जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो एक ही पुस्तक से एक ही शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। सेकंड शिफ्ट में बहुत सारी चीजें आई है, उसका भी हम रिव्यू करेंगे बहुत जल्द। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने निश्चित रूप से संस्थान पर भरोसा जताया, पुस्तक को पढ़ा, उसका बहुत आपको फायदा हुआ। नेक्स्ट समय के अंदर इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम एनालिसिस करेंगे शिफ्ट 2 में कौन कौन से प्रश्न इससे पूछे गए थे। चलिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।